तो चलिए बच्चों, अपन प्रीवियस क्लास के आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस की एप्लीकेशंस। उसमें से फर्स्ट बताया था आपको मैंने इंटरफेरेंस, सेकंड बीट्स और थर्ड स्टेशनरी वेव्स। प्रीवियस तो पहले हो गया है पिछले वीडियो में। अभी अपन देखते हैं स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव की मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर की थी, पर चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं। कभी भी ऐसी टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, जस्ट ऐसी वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उनके सुपर इम्पोज होने से, सुपर पोजिशन से स्टेशनरी वेव जनरेट होती है। यहां से एक वेव चले, यहां से एक वेव चले, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए। मतलब n1 और यदि n2 हो तो n1 इज इक्वल टू n2, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए। जब ऐसी वेव्स मूव करती तो इनके सुपर इम्पोज होने से जो वेव जनरेट होती है उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। मुझे मालूम है बच्चों, आप लोगों को अभी तो फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? मान लीजिए ये देखो ऐसा, यदि मैं बोलता हूँ प्रोग्रेसिव वेव, ऐसी चल रही है ना ये प्रोग्रेसिव वेव, और यहां से लेके यहां तक एक साइकिल हुआ, ये वन साइकिल, फिर ये देखो सेकेंड साइकिल, फिर ये देखो थर्ड साइकिल, और मान लीजिए फोर्थ साइकिल। यहां तक ये पूरा साइकिल 1 सेकंड में कवर हुआ है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में वेव के जितनी साइकिल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसा ये है वेव चल रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे यदि कोई वेव इस डायरेक्शन में चले सेम फ्रीक्वेंसी की, उसके भी 4 साइकिल हो 1 सेकंड में, और एम्पलीट्यूड भी सेम, मतलब जितनी हाइट इसकी दिख रही है, जितनी ये दिख रही है, जितनी ये दिख रही है, बिल्कुल सेम ऐसी। तो ऐसी वेव जब जस्ट दो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनके सुपर इम्पोज होने से क्या जनरेट होती है? स्टेशनरी वेव। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है प्रोग्रेसिव वेव और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की एक और वेव लेकिन ऐसी जा रही है, ये ऐसा। एम्पलीट्यूड भी लगभग सेम दिख रहा है और डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड इक्वल। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसको अपन बोल रहे हैं स्टेशनरी वेव। इसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ऐसा जो होता है अभी थोड़ी देर में मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो जब टू वेव्स ऐसी सुपर इम्पोज होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, एम्पलीट्यूड इक्वल हो और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये ऐसा तो इसके अपोजिट ऐसा, ये इसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी वेव। यदि आप देखें इसमें तो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं बच्चों, जहां पर, अच्छा ये जो वेव्स है उसको स्टेशनरी वेव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें मीडियम के पार्टिकल्स केवल ऐसा एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेव एनर्जी नहीं, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो जब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यहां वाला जो पार्टिकल है वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, अपनी मीन पोजीशन में यही है, ये भी यही है, ये तो जा ही नहीं रहा ऊपर। ये वाला जो पार्टिकल है ये यहां तक जाएगा और फिर नीचे यहां तक जाएगा, फिर यहां बस ऐसा ऑसिलेट करेगा। मतलब इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बस इतना ही है। यहां वाला जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा ऊपर तक जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसका हो रहा है वो इससे ज्यादा है, फिर ये नीचे आएगा और फिर वापस रिटर्न जाएगा। यहां वाला पार्टिकल जरूर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इन सब से, इससे 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 ऊपर तक जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर वापस रिटर्न आ रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब सारे पार्टिकल केवल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट। ये वाले नहीं कर रहे हैं, ये वाले नहीं कर रहे, ये अपनी जगह पर रुके हुए। तो जो जिनका हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ऐसे पॉइंट्स को अपन बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। नोड्स, इसको हम लोग कैपिटल एन से बताते हैं। और इसमें ऐसे जो पॉइंट्स हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका हमेशा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है। तो मैक्सिमम आपको दिख रहा है, ये मिडिल वाला पार्टिकल है, यहां मैक्सिमम ऊपर तक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये वाला पार्टिकल बस यहीं तक जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं एंटी नोड्स। इसको 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 ये एंटी नोड्स हैं।
तो एंटी नोड्स इसको हम लोग कैपिटल ए से नोट करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नोड्स क्या है तो आप सिंपल बोल सकते हैं, इन स्टेशनरी वेव दोज पार्टिकल्स whose displacement, whose amplitude is always equal to 0 is called nodes. Antinodes, the particles whose amplitude is always maximum is called antinodes. नोड्स जो है कैपिटल एन से और एंटीनोड्स को कैपिटल ए से बताते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया उससे आपको एकदम समझ में आ रहा है कि इसका मतलब दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में एक एंटीनोड होता है, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में एक एंटीनोड होता है, ऐसे ही दो सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच में नोड होता है। दिख रहा है आपको, ये एंटीनोड है, ये एंटीनोड, तो ये नोड होगा। तो टू सक्सेसिव नोड्स के बीच में एक एंटीनोड और हमेशा टू सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच में नोड। किन्हीं भी टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। इसका मतलब ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा बाय 2। What is lambda? Wavelength. What is wavelength? Length of one wave. तो ये lambda by 2 लिखा है, मतलब हाफ वेवलेंथ, मतलब हाफ वेव। जी स्टेशनरी वेव में ये जो डायग्राम बना हुआ है ये स्टेशनरी हाफ स्टेशनरी वेव का बना हुआ है, हाफ। और यदि अपन इसको और ऐसा कर दे तो ये जो हो गया फुल वेव, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, फुल वेव, ये लैम्डा हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2, ये हो जाएगा लैम्डा बाय, ये भी हाफ वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती है, ये ट्रांसवर्स वेव हो गई, इसमें ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ, फुल वेव बोलते हैं अपन इसको, लैम्डा ये वेवलेंथ जाएगा। आप लोग जनरली वेव का डायग्राम देखते हैं तो ऐसा देखते हैं, ये पूरी वन वेव है। स्टेशनरी वेव में ये कंप्लीट वन वेव है, ये हाफ वेव है यहां पर ट्रांसवर्स वेव में, यहां पर ये हाफ वेव है। ऐसे केवल ये एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और यहां पर यदि अपन बात करें तो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया और ये नोड हो गया। तो आपने टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना बोला, लैम्डा बाय 2। ये टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। एंटी नोड जो होता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है, ये एकदम मिड पॉइंट। और आपको क्लियर दिख रहा है यहां पे जैसा आपने लिखा टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, ऐसे टू सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2, मतलब ये भी लैम्डा बाय 2 है। तो ये डिस्टेंस कितना है, नोड एंटी नोड्स के, टू सक्सेसिव एंटी नोड्स का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2 का हाफ। तो ध्यान रखिए नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, लेकिन सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। ये सब यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। तो बच्चों ये स्टेशनरी वेव है, ये है स्टेशनरी वेव। इससे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है इसलिए इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। गिटार वायर दोनों कीज पे टाइट रहता है, वायर को जब आप ऑसिलेट करते हैं उसमें जो वेव जनरेट होती है वो स्टेशनरी वेव है। और बाकी मैं डिटेल में भी थोड़ा और डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये जो स्टेशनरी वेव मैंने बोला आपको, यदि इसके मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स और जरा डिस्कस कर दूं ग्रेजुअली तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फर्स्ट मैंने बताया आपको, these waves do not advance in the medium but they remains stationary at their place in between the two boundaries. Second point आप कह सकते हो, in these waves there is no transfer of energy in the medium. Third, due to stationary waves, all particles of medium except
that at nodes vibrate, the amplitude of vibration is different for different particles. The amplitude of vibration of a particle at nodes is 0, but while the amplitude of vibration of particle at antinode is maximum. Next point, बच्चों, in these waves, during one time period, all the particles of medium are 2 times simultaneously in their state of mean position. मैंने जैसे आपको समझाया यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँ ये नोड है, तो स्वाभाविक ये हाफ वेव बन रही है। यहाँ वाला पार्टिकल देखो ऐसा जा रहा है, ये ऊपर, फिर ये नीचे गया, फिर ये वापस गया, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। इस पूरे 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में वो मीन पोजीशन से कितने बार पास हो रहा है? 2 बार, एक बार ये और एक बार ये। हर पार्टिकल, ये एंटी नोड्स पर ऑसिलेट नहीं करते, लेकिन हर पार्टिकल करेगा। ये वाला यहां तक जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर वापस ये ऊपर तक जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऐसा। हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से 2 बार पास होगा, तो ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इन दीज वेव्स at any instant the phase of all particles between the 2 consecutive antinodes is same, and the phase of particles at equal distances on either side of a node is opposite. देखो, ये एंटीनोड के दोनों तरफ यदि आप बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस पर ये और ये, तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनके फेस कैसे होंगे? इक्वल पोजीशन में होंगे। लेकिन यदि नोड के अपोजिट बोलोगे इक्वल डिस्टेंस पर, यहां वाला और ये, तो जब ये ऊपर रहेगा तो यहां वाला पार्टिकल नीचे रहेगा। मतलब इक्वल तो रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? अपोजिट फेस, ये यहां तो ये यहां। तो एंटी नोड के दोनों साइड जो पार्टिकल्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, वो सेम फेस में होते हैं, लेकिन नोड्स के अपोजिट साइड जो पार्टिकल्स हैं इक्वल डिस्टेंस पर, वो कैसे होते हैं? अपोजिट फेस में, अपोजिट पोजीशंस में। पोजीशन, फेस मतलब पोजीशन। नेक्स्ट, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, द वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी एट नोड्स इज मैक्सिमम एंड एट एंटीनोड्स इज मिनिमम। बिल्कुल ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको पता है कहां बनती है? एयर में, है ना, बताया था मैंने, एयर में। वैसे तो तीनों में बनती है, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में बोला था। लेकिन जब यहां पर स्टेशनरी वेव जनरेट हो रही है, तो नोड देखो कभी भी उचकी नहीं पा रहा है, कोई उचकी नहीं पा रहा है, बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? उसको दबा के रखा गया है। मतलब प्रेशर कैसा है? मैक्सिमम। और ये जो है वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो एंटी नोड पर जो प्रेशर होता है वो लगभग 0 या मिनिमम होता है, और डेंसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। जबकि नोड्स के ऊपर क्या रहेगा? प्रेशर कैसा होता है? मैक्सिमम, और डेंसिटी कैसी हो जाती है? मिनिमम। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स और डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू λ/2। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि ये जो नोड्स और एंटी नोड्स या स्टेशनरी वेव जो है वो कैसे जनरेट होती हैं? तो ये जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन के बेसिस पर, और उसी बेसिस पर इसके इक्वेशंस डेवलप होते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, case 1 when the progressive wave is reflected from rigid end, or second case when the progressive wave reflected by free end। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जब मैंने ये टॉपिक दिया तो इसमें मैं डिफरेंट 2 केस बताने वाला हूं। इसमें फर्स्ट केस, व्हेन प्रोग्रेसिव वेव
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेजिडेंट। अब जब मैंने ये हेडिंग दी है रेजिडेंट से, तो इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं गिटार वायर का केस, ये, क्योंकि आपको मालूम है जो वायर होता है दोनों कीज पर ऐसा एंड्स पर टाइट रहता है, गिटार में, वायलिन में, वीणा में, सब में रहता है। जब आप इसको इस तरीके से ऑसिलेट करवाएंगे, ये हिलेगा, इसमें प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होगी, तो ये इस तरीके से जाएगी, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहां जाके टकराएगी, और जब यहां टकराएगी तो फिर यहां से रिटर्न होगी। तो अभी तक जो सिंगल वेव जा रही थी वो प्रोग्रेसिव वेव थी, अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो भी प्रोग्रेसिव वेव है, लेकिन ये वन के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज हो रही है, इसके सुपर इम्पोज होते ही साथ ये कंबाइंड वेव क्या फॉर्म हो गई, स्टेशनरी वेव। तो अब आपको मालूम है जो वेव यहां पर वन जाकर रेजिडेंट से स्ट्राइक कर रही है उसका इक्वेशन तो हम लोग लिख सकते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, तो आप बोल सकते हो y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वीटी माइनस एक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो जा रही है उसका इक्वेशन आप ये लिखोगे। फिर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव y2 इज इक्वल टू, तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी रिफ्लेक्शन में तब बताया था कि जब रेजिडेंट से रिफ्लेक्शन होता है तो कौन सी वेव अफेक्टेड होती है, ट्रांसवर्स। क्रेस्ट किसके फॉर्म में रिटर्न होता है, ट्रफ के फॉर्म में, और इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव का जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो कहां कहां पर चेंज होगा, तो आपको मालूम जा रही थी फॉरवर्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में, रिटर्न हो रही माइनस एक्स, तो ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और ऑलरेडी यहां माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ ही साथ मैंने बताया था ये इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में y ऊपर है तो फिर ये जब ट्रफ के फॉर्म में रिटर्न होगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव। तो ये रहेगा इक्वेशन इंसिडेंट वेव का और ये रहेगा रिफ्लेक्टेड वेव का। अब इन दोनों वेव के सुपर इम्पोज होने से क्या बन रहा है, स्टेशनरी वेव। इसलिए अब जब आप इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो कैसे बनेगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा y1 प्लस y2, काहे से, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको मालूम है जब टू वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म में होती है उसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो रही है वो कौन सी हो रही है, स्टेशनरी वेव। मतलब यदि अपन y1 और y2 की वैल्यू यहां से और यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे और सॉल्व करें मतलब y इज इक्वल टू, जब आप यहां लिखोगे ना a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स प्लस माइनस a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स, तो a कॉमन निकल जाएगा, साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स बचेगा। तो यहां फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, और इस तरीके से जब पूरा सॉल्व करोगे तो फाइनल इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 2a इंटू साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू ऑफ कॉस 2 पाई वीटी बाय लैम्डा, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन होता है स्टेशनरी वेव का। कब, जब प्रोग्रेसिव वेव किससे रिफ्लेक्ट होती है, रेजिडेंट से। तो इस देखो यहां पर एक्स पोजीशन बता रहा है, जैसे ये वायर हो गया, अब आपको पता है यहां से ऐसी गई थी प्रोग्रेसिव वेव और फिर यहां से रिटर्न हुई,
तो 1 के ऊपर जो सुपर इम्पोज हो रही है रिफ्लेक्टेड वेव, ये 2 वाली हो रही है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया स्टेशनरी वेव जनरेट होने का, x इजिकल टू 0, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद यहां पर जाकर टकराएगी। तो यदि मैं बोलूंगा आपको x इजिकल टू 0, यहां पर क्या बनेगा, तो आपको पता है कहां पर नोड बनेंगे, नोड कहां बनेंगे, तो आपको पता है फॉर नोड्स आपको पता करना है कहां कहां बनेंगे। तो अब y की वैल्यू क्या रख दीजिए नोड्स पर, 0। नोड्स पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। तो जब यहां 0 रख दोगे तो आपको क्लियर है इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, बाकी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यदि मैं पूछूंगा आपसे ये 0 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे साइन 0 की वैल्यू होती है। साइन 0 कितना होता है, 0। फिर यही साइन की वैल्यू 0 कब होती है, पाई पर। यदि यहां पर मैं पाई भी लिखता तो भी 0 आ जाता, साइन पाई। मतलब कुल मिलाकर यहां पर ये जो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, 0 होनी चाहिए या पाई होनी चाहिए, 2 पाई होनी चाहिए, इन सब पर। यदि इसकी जगह पर आप 0 रख दोगे तो साइन 0 0 होता है, या इसकी जगह पर क्या रख दोगे आप पाई, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, या 2 पाई रख दोगे तो भी 0 आ जाएगा। मतलब ये 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इसके इक्वल होना चाहिए। इसी को यदि अपन बात करें जनरल फॉर्म, तो अपन बोल सकते हैं n पाई। यदि फर्स्ट दोनों वैल्यू को आप इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 0। इन दोनों को इक्वेट करोगे दी 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू ऑफ पाई, इसको और इसको इक्वेट करोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा बाय 2। मतलब फर्स्ट नोड कहां बनेगा, 0 पर, नेक्स्ट नोड कहां बनेगा, लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर। इन दोनों को इक्वेट करके देखो आप, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा। मतलब कितने कितने डिस्टेंस पर नोड बनेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में बनेगा नोड, नेक्स्ट नोड कहां बनेगा, यहां पर लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर, नेक्स्ट नोड कहां बनेगा, यहां से लैम्डा डिस्टेंस पर। इसका मतलब किन्हीं भी 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 माइनस 0, लैम्डा बाय 2, लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 कितना होगा, लैम्डा बाय 2। मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि हमेशा 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2। एक और बात यहां पर क्लियर हो रही है कि हमेशा इसका मतलब रिजिड एंड पर क्या बनेगा, नोड, राइट। तो बच्चों ये जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, कि मैंने आपको यहां समझाया किस तरीके से निकलता है। यदि इसी में मैं आपसे पूछूं कि भाई एंटी नोड कितने डिस्टेंस पर बनेंगे, तो आप निकाल सकते हो। एंटी नोड के लिए y कैसा रहेगा, मैक्सिमम फॉर एंटी नोड्स। एंटी नोड्स, जो एंटी नोड्स होते हैं वहां पर y कैसा होता है, मैक्सिमम। y की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब इसकी वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। मतलब साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम। आप सबको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। स्टेशनरी वेव के केस में आपको ये चाहे ऐसा मैक्सिमम हो चाहे ऐसा, एंटी मतलब प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप प्लस लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी पॉजिटिव, माइनस लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैक्सिमम नेगेटिव, पर आएगी मैक्सिमम। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 1। अब ये प्लस माइनस 1 कब आएगा, तो आपको सबको पता है क्वाड्रेंट में साइन 90 की वैल्यू होती है +1 और फिर 270 की वैल्यू होती है -1। मतलब ये जो एंगल है 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ये कितना होना चाहिए, या तो π/2 होना चाहिए या फिर 3 π/2 होना चाहिए
या फिर 5π/2 होना चाहिए, एंड सो ऑन। यदि इन दोनों को इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू तो बच्चों यदि हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो आपको दिख रहा है x की वैल्यू आ जाएगी λ/4, पाई कैंसिल हो जाएगा, λ/4। यदि नेक्स्ट वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप देखो पाई कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना जाएगा 3λ/4, नेक्स्ट 5λ/4। मतलब यदि आपसे पूछा जाए ये टेंसाइल स्ट्रिंग में एंटी नोड कहां बनेगा, भाई नोड तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है ऐसा स्ट्रिंग है और इसमें यहां पर क्या बनता है नोड। नेक्स्ट नोड कहां बताया आपने λ/2 डिस्टेंस पर निकला है ना, ये λ/2 पिछले बताया था, ये λ/2। फिर नेक्स्ट का क्या बताया था आपको लैम्डा डिस्टेंस पर, 0 पर, λ/2 पर, लैम्डा डिस्टेंस पर, यहां इन डिस्टेंस पर क्या बन रहा था नोड। एंटी नोड कहां बनेगा, पहला एंटी नोड बन रहा है λ/4 डिस्टेंस पर, यहां से λ/4, तो ये देखो λ/2 है, λ/4 का मतलब जस्ट यहां पर इन दोनों का मिड पॉइंट, ये एंटी नोड λ/4। नेक्स्ट एंटी नोड कहां बनेगा 3λ/4, तो यदि ये λ/4 है, ये λ/4 और है 2λ/4 और λ/4 और आगे, तो ये जाएगा 3λ/4, यहां बनेगा एंटी नोड। पोजीशन पता चल रही है, इस तरीके से आप नेक्स्ट पता कर सकते हैं यहां बनेगा एंटी नोड। तो फिर कैसी वेव बनेगी आप बना सकते हो, ये देखो ये ऐसा, ये ऐसा, मतलब प्रूफ हो रहा है कि 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2, 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके देखो आप 3λ/4 माइनस λ/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, λ/4 कॉमन निकल गया, 3 - 1 2 आ जाएगा, 2λ/4 कैंसिल λ/2, मतलब 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना होता है λ/2। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके देखिए ये भी λ/2 आएगा। मतलब जितनी बातें मैंने जो आपको लिखवाई थी मैंने प्रूफ करके बताया कि कभी भी 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, लेकिन 2 सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है, राइट। और ये इक्वेशन होगा जब टेंसाइल स्ट्रिंग में, खिंची हुई डोरी में, टेंसाइल स्ट्रिंग में आप स्टेशनरी वेव जनरेट करोगे तो उसका इक्वेशन ये लेना पड़ेगा आपको, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड। पर पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों सेकंड केस, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड, ये रिजिड एंड की जगह क्या जाएगा फ्री एंड, फ्री एंड। तो ये सेकंड केस, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड। अब ये फ्री एंड का मतलब क्या, तो फ्लूइड का केस, पाइप का केस, ये फ्लूइड। अब फ्लूइड में मान लीजिए आपने ऐसा फूका तो आपको मालूम है ऐसी प्रोग्रेसिव वेव जो है वो यहां जाएगी, आगे जाएगी, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से यही वेव रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये जो आ रही है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट वेव, और जो ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये जो वन वेव है उसके ऊपर जो सेकंड वेव सुपर इंपोज हुई उससे बनने लग गई के अंदर स्टेशनरी वेव। लेकिन अब यहां इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, लॉन्गिट्यूडनल वेव पर। प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पर। तो यदि आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट
प्रोग्रेसिव वेव तो यही रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव का जब इक्वेशन लिखेंगे तो y का साइन चेंज नहीं होगा, यहां पर ये प्लस तो यहां भी प्लस रहेगा, केवल x चेंज होगा। आपको पता है ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑसिलेट करते हैं, y डायरेक्शन में नहीं। मैंने समझाया है रिफ्लेक्शन का। तो फिर जब ये फर्स्ट वेव ये रिफ्लेक्टेड वेव इन दोनों के सुपर इम्पोज होने से क्या बन रही है, स्टेशनरी वेव। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, y1 प्लस y2। तो यहां पर y1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी, y2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, बस ये माइनस हट जाएगा। तो फिर a को कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का आपको फॉर्मूला पता है, 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। c की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, d की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखने मिलेगा जो इक्वेशन आएगा वहां पर ये साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह पर साइन, बस इतना सा इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा। मतलब फ्री एंड के केस में, रिजिड एंड के केस में, टेंसाइल स्ट्रिंग के केस में साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा था, फ्री एंड के केस में कॉस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कहां कहां एंटी नोड बनेगा, तो आप सिंपल आपको मान कहां कहां नोड बनेगा, कहां कहां एंटी नोड, तो आप बोलेंगे फॉर एंटी नोड्स। एंटी नोड्स, एंटी नोड के लिए आपको पता है y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। एंटी नोड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब आएगा, जब इसकी वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ये प्लस भी चलेगा और माइनस भी, क्योंकि इसमें तो इस तरीके से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों चलेगा। अब ये प्लस माइनस 1 कब आएगा, जब ये 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। कॉस 0 होगा तो कितना हो जाएगा, 1। या फिर क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू पाई, पाई कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 0 होना चाहिए, या फिर पाई इसकी वैल्यू पाई हो जाए, या फिर 2 पाई, या फिर 3 पाई एंड सो ऑन। अब इन दोनों को इक्वेट करके देखिए तो फर्स्ट वैल्यू को इक्वेट करके देखिए तो आपको दिखेगा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमेशा फ्री एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड। हमेशा यहां क्या बनता है, एंटी नोड। फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा यहां क्या बनता है, एंटी नोड। रिजिड एंड से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो यहां क्या बना था, नोड। फ्री एंड के केस में हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वैल्यू को आप इक्वेट करके देखिए, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और x की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट देखिए लैम्डा आएगा, नेक्स्ट देखिए 3 लैम्डा बाय 2। मतलब प्रूफ हो रहा है कि 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब है हमेशा फ्री एंड पर क्या बनता है, एंटी नोड। ऐसे ही आप नोड की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों याद रखो, जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो स्टेशनरी वेव का जो इक्वेशन होता है वो ये y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा साइन 2 पाई vt बाय लैम्डा। इसी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, राइट? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल मोड्स, स्पेशल वाइब्रेशंस according to boundary condition is called normal mode. Some special vibrations according to boundary conditions is called normal mode. अब इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है नॉर्मल मोड्स in stretch string, in stretched stretched, STRETCH,
CHED स्ट्रेच, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चों, स्ट्रेच STRET एस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। गिटार वायर का केस ऐसा वाला, जब इसको वाइब्रेट करते हैं आप तो इसमें वाइब्रेशंस जो होते हैं उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे म्यूजिक में सारे गामा पाधानीसा होता है, और कोई म्यूजिक मान लीजिए सपोज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको जिस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर बच्चों केवल आपको ये याद रखना है टेंसाइल स्ट्रिंग के केस में N1 is to N2 is to N3 and so on is equal to 1 is to 2 is to 3 and so on। यहां N1 को बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स होगी उतने हार्मोनिक कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल N2 is equal to twice of N1, तो इसका मतलब N2 को अपन क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स है, मतलब सेकेंड हार्मोनिक। यदि 3 टाइम्स आता है तो क्या बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक। 4 टाइम्स होता है तो क्या बोलते हैं, फोर्थ हार्मोनिक। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रेशियो इतना आता है, पूरा ड्राइव करने का कोई मतलब नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। और इसके अलावा ये याद रखना है कि इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 इसकी वैल्यू होती है 1/2L इंटू रूट ओवर T बाय M। यहाँ T जो है वो टेंशन है इन स्ट्रिंग, M मास पर यूनिट लेंथ और L लेंथ ऑफ ए वायर, बस इतना याद रखना। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसमें जो पूरी फ्रीक्वेंसीज के रेशियो होते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, इनका रेशियो होता है 1:2:3 एंड सो ऑन। जैसा मैंने ये टेंसाइल स्ट्रिंग के केस में बताया है, ऐसे ही ऑर्गन पाइप होते हैं। ये ऑर्गन पाइप 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप और एक कहलाता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप उसको बोलते हैं अपन जिसमें दोनों एंड्स ओपन रहते हैं, ऐसा। जैसे इसमें दोनों एंड्स क्लोज हैं, टाइट हैं, दोनों एंड्स कैसे फिक्स हैं, इसमें दोनों एंड्स कैसे फ्री है। जैसे फ्लूट का केस, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं ना, पुंगी थोड़ी बजाते हैं, बांसुरी, दोनों एंड्स ओपन। तो बच्चों यहां भी जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है सेम होता है, N1:N2:N3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1:2:3 एंड सो ऑन। इसलिए मेमोरी में रखने के लिए आपको बहुत अच्छा है, जब दोनों एंड्स फिक्स हैं तब सेम रेशियो 1:2:3, दोनों एंड्स फ्री हैं तब भी ये रेशियो। लेकिन थर्ड वो होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। थर्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अभी मैंने जो सेकंड केस बताया वो क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप। और जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मैं बोल रहा हूं तो इसका एक एंड ओपन होता है और एक क्लोज। जैसे ड्रम का केस, बकेट का केस, बकेट बाल्टी जो होती थी उसका एक एंड ओपन रहता है और एक क्लोज रहता है। तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उनकी फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है N1:N2:N3 एंड सो ऑन। ये केवल ऑड हार्मोनिक होता है, 1:3:5 एंड सो ऑन। आप देखिए यहां पर N1/N2 1/3, तो N2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ N1। N2 कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ N1। N3 कितना आएगा, 5 टाइम्स ऑफ N1। तो N2 को क्या बोलोगे, थर्ड हार्मोनिक, और N3 को क्या बोलोगे, फिफ्थ हार्मोनिक। मतलब इसमें केवल कौन से हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं, ऑड। इसमें कौन से प्रोड्यूस होते हैं, दोनों, इवन एंड ऑड। इसमें कौन से प्रोड्यूस होते हैं, इवन एंड ऑड, और इसमें केवल ऑड। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में,
जिनको आप बहुत इजीली मेमोरी में रख सकते हो। इसके अलावा जो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N1, इसकी वैल्यू होती है, अभी फिलहाल आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं बता रहा था बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। व्हाट इज V? वेव स्पीड। एंड व्हाट इज L? लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। जबकि यहां पर क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है V/4L। V मतलब वेव स्पीड, जैसे साउंड की स्पीड है ना वो 332 मीटर पर सेकेंड, और L लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, और बाकी आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो यदि N1 पता है तो आप N2 निकाल लोगे। N2 कितना होगा? इसकी वैल्यू का 3 टाइम्स। तो बस आपको मेमोरी में इतना रखना है कि टेंसाइल स्ट्रिंग में दोनों हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं, इवन एंड ऑड। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं। क्या रेशियो होता है? इसमें रेशियो होता है 1:2:3 एंड सो ऑन। इसमें भी रेशियो 1:2:3 एंड सो ऑन। उसमें केवल ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1/2L × √T/m। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L। राइट? तो बच्चों आप लोग के सिलेबस में वेव्स इतना ही है। तो अब ये वेव्स आज खत्म हो रहा है, ठीक है।